तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय, इस चौथे अध्याय का शीर्षक है भारत के विदेश संबंध। चौथे अध्याय में मैंने आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया था, इसलिए इस वीडियो में मैं आज आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यानी दीर्घ भी आज करा दूंगा और उसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ भी करा दूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग दीर्घ पर आते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला दीर्घ निकल करके आता है, हमारा पहला दीर्घ है भारत पाकिस्तान संबंधों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखिए एक जो संबंध है अवश्य रूप से पूछा जाएगा, या तो भारत पाकिस्तान कहेगा, भारत चीन कहेगा, ठीक है, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, इन सभी में से एक संबंध ऐसा है कि जो हमेशा पूछा जाता है। इस बार का जो वीवीआई निकल कर के आता है, मैंने आपको सारा दे दिया है, भारत पाकिस्तान, उसके बाद भारत चीन। ठीक है, मुख्य तौर पे मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, इसमें भी मैंने वीवीआई चिन्हित कर रखा है। जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं उन्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन वीवीआई है या कौन वीवीआई है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है भारत पाकिस्तान संबंधों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, तो ये जो उत्तर है, ये उत्तर एकदम आपको आसान भाषा में लिखा गया है, बस एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उत्तर हम लिखे हैं कि एक बार ही पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर देखिए किस प्रकार से है, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्यारा देश भारत 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ था। ठीक है, आज़ादी के साथ ही हमें एक नया पड़ोसी देश देखने को मिला। वह पड़ोसी देश कोई और नहीं, हमारे प्यारे देश भारत से ही विभाजित होकर बना एक नया देश पाकिस्तान था। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान देखने को मिला, जो कि भारत से ही विभाजित होकर के बना। ठीक है, भारत ने प्रारंभ से ही पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। यानी भारत ने हमेशा चाहा कि जो पाकिस्तान से जो हमारा रिश्ता है वो हमारा रिश्ता अच्छा रहे। भले ही पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन फिर भी जो भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो हमेशा अच्छा रहे। ऐसा कौन सोचा? तो ऐसा भारत आपका सोचा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर समस्या को लेकर 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप 1965 में सर्वप्रथम पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा एक आक्रमण किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था। तो 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया, परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। ठीक है, दोनों देश ताशकंद समझौते के तहत युद्ध को विराम कर शांति बनाने की बातें की। ठीक है, यानी कि ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौते के बाद ही युद्ध जो क्या हुआ, युद्ध शांत हुआ। ठीक है, दोनों देश ताशकंद समझौते के तहत युद्ध विराम कर शांति बनाने की बातें की, लेकिन फिर भी 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान का रिश्ता जो है फिर से क्या हो गया, तनावपूर्ण हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका पुराने बात आपका है ना, हो गया कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पहली बार 65 में किया, फिर ताशकंद समझौता हुआ, पाकिस्तान कहा कि ठीक है अब हम कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे, जो भी दिक्कत होगा वार्तालाप के माध्यम से क्या करेंगे तो हल करेंगे। लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान 1971 में आपको आक्रमण कर दिया, दोबारा आक्रमण कर दिया भारत पे। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान दो भागों में टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद जो है पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आपको एक नया देश में बदल गया, यानी बांग्लादेश आपका हो गया। और इस युद्ध को शांत करके एक समझौता किया गया पाकिस्तान और भारत के बीच, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। मैंने आपको शिमला समझौता के भी बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा पुराना बात हो गया कि पाकिस्तान ने कैसे कैसे आक्रमण किया, पहला हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ चेंज करके हम क्या करेंगे, हम जो है वर्तमान बातें की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत और पाकिस्तान का रिश्ता वर्तमान समय में भी तनावपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में भी पाकिस्तान कश्मीर समस्या को लेकर भारत पर हमले, ठीक है,
कोमा आंतरिक हस्तक्षेप मुंबई हमला, पुलवामा हमला जैसे कार्य कराते रहता है। कराते रहता है मतलब आतंकवाद के माध्यम से, ठीक है, इस प्रकार माध्यम से कराते रहता है। परिणाम स्वरूप आज भी भारत और पाकिस्तान का रिश्ता तनावपूर्ण ही है। ठीक है, आज भी देखिएगा जो भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है वो क्या है, तनावपूर्ण ही है। मैंने ये जो लैंग्वेज जो लिखा है दीर्घ में काफ़ी सरल लैंग्वेज है, एक बार पढ़िएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 में 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका दूसरा प्रश्न है, भारत चीन संबंध पर टिप्पणी लिखें। मैंने आप सभी को भारत चीन संबंध लेक्चर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था। यदि आप लेक्चर की वीडियो देखी होंगे तो यकीनन आप जो है भारत चीन जो संबंध है वो आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमें किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी जो लिखावट है काफ़ी ज़्यादा एकदम सरल भाषा में लिखा गया है, बस एक बार पढ़िएगा आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्यारा देश भारत आज़ादी के बाद यानी जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद कब हुआ था तो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो आज़ादी के बाद चीन को अत्यधिक महत्व दिया। अब चीन को कौन महत्व दिया था आपको पता है, नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जो थे वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ पहले तो प्रधानमंत्री बने और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी बन गए। ठीक है, तो विदेश मंत्री के तहत जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन को अत्यधिक महत्व दिया था। ठीक है, उन दिनों चीन और भारत का रिश्ता काफ़ी मधुर था, एकदम मधुर था। पूरा जनता कहता था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, यानी उस समय आप कह सकते हैं कि यदि भारत का कोई जिगरी दोस्त था, परम मित्र था, वह मित्र कोई और नहीं बल्कि कौन था तो चीन था। ठीक है, उस समय में देश भर में हिंद चीन भाई भाई का नारा लग रहे थे। ठीक है, भारत और चीन का रिश्ता अधिक मजबूत बनाने के लिए 1954 में मित्रता और व्यापार की संधि भी भारत और चीन के बीच हुई। मैंने बताया था कि 1954 में जो है लेक्चर की वीडियो में मैंने बताया था कि 1954 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आते हैं। ठीक है, दौरे पर आते हैं और 1954 में ही मित्रता और व्यापार की संधि करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत ही आपको पंचशील निकलता है, मैंने बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो देखिए 1954 में मित्रता और व्यापार की संधि भी भारत और चीन के बीच होती है ताकि जो हमारा रिश्ता वो काफ़ी और मजबूत हो जाए। ठीक है, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। चीन में सत्ता पलट होने के कारण यानी चीन का जो सत्ता था वो पलट गया, कोई और दूसरे का सरकार आता है यानी कम्युनिस्ट का सरकार आता है। ठीक है, तो चीन में सत्ता पलट होने के कारण माओ की सरकार ने भारत से सीमा विवाद करना प्रारंभ कर दिया यानी शुरू कर दिया। ठीक है, उसने मैक मोहन रेखा को नकारा। मैंने बताया था कि मैक मोहन रेखा क्या है, कौन खींचा था। ठीक है, जो वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है मैक मोहन रेखा, तो उसने जो है मैक मोहन रेखा को नकारा। भारत और चीन का रिश्ता वार्तालाप के माध्यम से हल नहीं हो सका, यानी अब जो माओ का सरकार ने जो मैक मोहन रेखा को नकार दिया तो भारत और चीन के बीच जो रिश्ता जो था इस समस्या का समाधान वो वार्तालाप के माध्यम से होने लगा। तो जब वार्तालाप के माध्यम से यह समस्या हल नहीं हो सका, ठीक है, तो वार्तालाप के माध्यम से समस्या हल नहीं हो सका तो परिणाम स्वरूप चीन ने 1962 में बल का प्रयोग करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। मैंने बताया था कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत की हार हुई, इस वार में जो है भारत की हार हुई और भारत ने अपना कुछ भूभाग को खो दिया। ठीक है, साथ ही हमारे हजारों सैनिक शहीद हो गए। परिणाम स्वरूप भारत और चीन का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। दो सच्चे दोस्त कट्टर दुश्मन में तब्दील हो गए। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारा जो जिगरी दोस्त चीन हुआ करता था, 1962 में चीन ने हम पे जो आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के दौरान आप ही बताइए हमारा जो दोस्त चीन था उस समय हम पे आक्रमण कर दिया, ज़मीनों छीन लिया, हमारे सैनिक भी शहीद हो गए। ठीक है, तो जिस कारण बताइए हम पे क्या बीतेगा, बहुत बीतेगा कि नहीं बीतेगा। ठीक है, तो जिस कारण भारत और जो चीन का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। हम कह सकते हैं कि जो दो सच्चे दोस्त थे वो कट्टर दुश्मन में क्या हो गए तो तब्दील हो गए, यानी कट्टर दुश्मन कौन, तो हमारा चीन। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लोग वर्तमान बात लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तर में पैराग्राफ चेंज करके आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है।
अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी भारत और चीन का रिश्ता तनावपूर्ण है, क्योंकि चीन आज भी भारत के साथ सीमा विवाद करता है और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ भाग को अपना बताता है। यानी इन्हीं दोनों क्षेत्र को अपना बता करके बार बार देखिएगा चीन भारत के साथ घुसपैठ करता है, ठीक है, जिस कारण भारत और चीनी सैनिक में छोटी मोटी झड़प होती रहती है, ठीक है। चीन की समस्या को लेकर, चीन कश्मीर की समस्या को लेकर भारत पर आंतरिक हस्तक्षेप करता रहता है। अब देखिए ये जो कश्मीर समस्या है ये तो हमारा और पाकिस्तान का समस्या है, लेकिन चीन जो है घुस करके बोलेगा नहीं ये कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, तो आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है भारत का जो रिश्ता है वो चीन से और तनावपूर्ण हो जाता है, जिस कारण भारत और चीन का रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा सरल भाषा में आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा दीर्घ है ये दीर्घ हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम तीसरे दीर्घ पर आते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का वर्णन करें। मैंने भारत का जो विदेश नीति था मैंने उसके बारे में बताया था कि सर्वप्रथम जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने थे, वो आपको नेहरू जी बने थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी विदेश मंत्री के साथ साथ और कौन थे, तो और आपको प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको जो उत्तर जो लिखना है वो उत्तर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ उत्तर इस प्रकार से लिखना है साधारण शब्दों में। पहले तो देखिए जो विदेश नीति है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो साधारण शब्दों में विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो एक राज्य का मतलब देश, ठीक है, जो एक राज्य दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई जाती है, यानी कि राज्य का यहाँ मतलब किससे है, तो देश से, यानी कि एक देश जो दूसरे देश के प्रति जो भी नीति अपनाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विदेश नीति बोलेंगे। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार में अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता, उसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इस संबंध में स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उन नीतियों को ही हम लोग विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से विदेश नीति का पहले हम डिफाइन कर दिए। अब हम भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का बात करेंगे, ठीक है। यदि हम भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, गुट निरपेक्षता। मैंने आपको गुट निरपेक्ष के भी बारे में बताया था कि कैसे शीत युद्ध में भारत ने गुट निरपेक्ष को अपनाया था, कैसे भारत ने जो दो महाशक्ति था यानी सोवियत संघ और अमेरिका दोनों गुट में सम्मिलित ना होकर के गुट निरपेक्ष का नीति अपनाया था। और भारत ने कहा था कि यदि दोनों महाशक्ति युद्ध करेगा तो देखो भाई हम शामिल नहीं होंगे, यदि दोनों महाशक्ति यदि शांति की बात करेगा तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, तो सम्मिलित होंगे, ठीक है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे यदि वो शांति की बात करे तो आपको गुट निरपेक्ष पॉइंट बना करके कुछ इस प्रकार से डील करना है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें से एक पश्चिमी देशों का गुट था और दूसरा साम्यवादी देशों का, ठीक है। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने का प्रयास किया, यानी कि अपने रॉ में कि मेरे सपोर्ट में भारत भी है, इस प्रकार से, ठीक है। परंतु भारत ने दोनों ही प्रकार के सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और तय किया कि वह किसी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं बनेगा, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। क्या ये कैसा नीति अपनाएगा, तो स्वतंत्र नीति अपनाएगा तथा प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्र तथा निरपेक्ष रूप से विचार करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका निकल करके आता है, ये दूसरा पॉइंट है पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है। तो देखिएगा पंचशील के 5 सिद्धांत विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संसार के बचाव की एकमात्र आशा है, क्योंकि आज का युग परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का युग है, ठीक है। मैंने पंचशील के बारे में बताया था। पंचशील में 5 तत्व रखे गए थे कि जैसे भारत और चीन के बीच पंचशील आपको था ना, जिसमें उस पंचशील में आपको कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो भी समस्या का समाधान है उसको वार्तालाप के माध्यम से
निपटाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 जो तत्व थे मैंने आपको बताया था। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट करके इसको बना दीजिएगा। जो तीसरा पॉइंट है आपका, यह तीसरा पॉइंट है अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध। ठीक है, तो देखिए भारत की विदेश नीति की अन्य विशेषता यह है कि भारत विश्व के अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। ठीक है, भारत ने न केवल मित्रता पूर्ण संबंध एशिया के देशों से ही बनाए, बल्कि उसने विश्व के अनेक देशों से भी संबंध बनाए। ठीक है, जैसे देखिएगा यूरोपियन देश में हमारा जो बेहतर देश फ्रांस है, फ्रांस देखिएगा भारत के प्रति काफ़ी क्या रहता है, काफ़ी एकदम उदार रहता है। ठीक है, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? तो ये सब आपको विदेश नीति के ही तहत आपको संभव हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, आपको पॉइंट बना करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए भारत प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण देश रहा है, इसलिए उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के सिद्धांत पर आधारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत ने अपने उद्देश्य मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण रखे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत ने संसार के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, यानी कि जो मित्रतापूर्ण है वो मित्रतापूर्ण संबंध को स्थापित किए। ठीक है, इसी कारण भारत एक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्रता से क्या कर रहा है? तो उन्नति कर रहा है, यानी कि विकास कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा दीर्घ आपको हो गया। अब हम आते हैं चौथे दीर्घ पर। ये मेरा लास्ट दीर्घ है। ठीक है, ये मेरा लास्ट दीर्घ है, चौथा दीर्घ है। आपका प्रश्न है भारत की परमाणु नीति का विवेचना करिए। मैंने आपको परमाणु नीति के बारे में बताया था कि किस प्रकार भारत ने सर्वप्रथम 1974 में पोखरण में परमाणु टेस्ट किया। भारत ने क्यों परमाणु टेस्ट किया, मैंने सारा का सारा लेक्चर के वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए उत्तर किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पोखरण में हुआ, आप सभी को जानते हैं। इससे भारत भी परमाणु शक्तियां बिरादरी में शामिल हो गया। ठीक है, पहले देखिएगा पहले परमाणु हथियार किसके पास था? तो चीन के पास था, रूस के पास था, अमेरिका के पास था, ब्रिटेन के पास था। ठीक है, लेकिन भारत भी आपको क्या किया था? भारत भी आपको और एक फ्रांस के भी पास था। ठीक है, तो पहले तो 5 था, लेकिन भारत भी जब 1974 में आपका परमाणु परीक्षण किया तो भारत के भी के पास जो है परमाणु हथियार है न हो गए, तो जिसके कारण भारत परमाणु शक्ति बिरादरी में क्या हो गया? तो शामिल हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग एकमात्र रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है, फिर 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समक्ष भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु बम परीक्षण किया। इस दरमियान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं जापान जैसे देशों ने भारत की काफ़ी आलोचना की, यानी कि भारत को खूब धमकी दिया कि भारत अपना बम को नष्ट कर दे, नहीं तो भारत पर आक्रमण कर देंगे, भारत के साथ व्यापार बंद कर देंगे, यानी कि बहुत तरह का आलोचना किया, भारत ठीक नहीं कर रहा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत परमाणु यंत्रों का निर्माण करेगा किंतु उन्हें चलाने में पहल नहीं करेगा, यानी कि पहले वो नहीं चलाएगा। ठीक है, लेकिन जब किसी ने हमारे खिलाफ यंत्रों का प्रयोग किया तो बदले में ऐसे कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। यानी कि जो भारत जो है वो देखिए परमाणु बम तो बना लिया लेकिन उसको चलाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बात करता, लेकिन फिर भी यदि कोई हम पे आक्रमण करेगा परमाणु बम से तो हम भी उसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारत का कट्टर दुश्मन कौन? चीन। चीन के पास परमाणु बम, हमारे भी पास नहीं होगा तो दिक्कत है ना। आज खाली लद्दाखे का कुछ भाग हड़पा है, पता चलेगा बाद में बिहारों कहीं ना हड़प ले, इसलिए भारत को यह जरूरी हो गया था कि भारत भी परमाणु बम बनाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट निकल करके आता है वह है भारत की परमाणु नीति के निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, पहला देखिएगा, देखिए भारत शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण करेगा। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु अस्त्र का निर्माण करेगा लेकिन प्रयोग करने में पहल नहीं करेगा। ठीक है, भारत के खिलाफ यदि कोई राष्ट्र, यहाँ पर पॉइंट बना दीजिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2 छूट गया है, पॉइंट 3। ठीक है, तीसरा में यह है भारत के खिलाफ यदि कोई राष्ट्र परमाणु हमला का प्रयास किया तो भारत उसका उपयुक्त जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ठीक है,
आर्थिक पहलू में, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आर्थिक पहलू से कमजोर एवं विकासशील देशों के बावजूद भारत यथा आवश्यक परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर सकता है तथा अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर चौथा पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है। 4 पॉइंट आपका हो गया, इसमें से छूट गया है पॉइंटिंग करना। तो पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, अंत में इन परमाणु नीति का लक्षण स्पष्ट करते हुए ब्रिटेन एवं रूसी संघ ने हमारे आग्रह को समझा और वित्तीय सहायता बहाल करते हुए भारत के परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र को सराहा। इस प्रकार भारत ने अपने कार्यक्रम में आशातीत सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो जो दीर्घ है वो आपको, दीर्घ में 4 प्रश्न आपको समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, यानी दीर्घ समाप्त हो चुका है। इसलिए हम लोग अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आता है, 1965 और 71 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? उत्तर हो जाएगा 1962, आप सभी को पता है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1972। कहाँ हुआ? तो शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट है, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा 1966। कहाँ हुआ? ताशकंद, ठीक है। नेक्स्ट है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता, आप सभी को जानते हैं। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा पोखरण। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? उत्तर हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1999, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका चौथा अध्याय समाप्त हो चुका है, इसलिए कल हम 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।